बच्चों, सामाजिक विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारत में संघीय व्यवस्था। जो संघवाद चैप्टर चल रहा है उसी में है ये। देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी शुरुआत ही में हम लोगों ने पढ़ी थी। ये छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं, जबकि ये छोटे देश हैं। सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? संविधान से ही शुरू करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद यानी भारत के दो टुकड़े हो गए थे। आप सभी जानते होंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। तो ये काफ़ी दुखद घटना थी। भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताएं भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। संघीय व्यवस्था की तरह तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्सों में बांटा गया, और ये तीन सूचियां इस प्रकार हैं। संघ सूची यानी केंद्र के क्षेत्र में कौन कौन से विषय आए। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं संघ सूची में। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है, और इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। अब दूसरा, राज्य सूची में विषय। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। अब तीसरे हैं समवर्ती सूची। शिक्षा, वन। समवर्ती सूची का मतलब है कि ये ऐसे विषय हैं, इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें आते हैं शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय, जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी सहमति में आते हैं। इन विषयों पर कानून का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। अब यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते, उनका क्या होता है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, और क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं ये विषय। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके भी हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना ही संभव नहीं है, यानी किसी प्रांत में विलीन भी नहीं कर सकते, और इतना बड़ा भी प्रांत नहीं है कि उनके उन्हें अलग अधिकार मिल जाए। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप इलाके, और ये इसी क्षेत्र में आते हैं, इसी कोटि में आते हैं।
और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है और फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। तो ये इतना जो मैं